जिस चीन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, हमारे 20 जवानों की शहादत को माफ कर दिया, भारत की 4000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन कब्जा करने को लेकर भी माफ कर दिया। कहने लगे कि न कोई घुसा है न घुसा हुआ है। 1962 की जंग के वीर सपूत मेजर शैतान सिंह के स्मारक को भी तोड़ दिया। आए थे लाल लाल आंखें दिखाने और चीन के सामने लाल कारपेट बिछाने में लग गए, और अब उसी चीन ने एक बार फिर से अपना रंग दिखा दिया है। जी हां, पहलगाम हमले के बाद खबर है कि चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया है। यानी चीन के सारे धतकर्मों पर हमारे विश्वगुरु पर्दा डालते रहे, क्लीन चिट देते रहे, और अब उसने पाकिस्तान के लिए भारत को चीट कर दिया है। उधर बॉलीवुड कलाकार से लेकर शंकराचार्य और आरएसएस चीफ तक ने विश्वगुरु को रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है, और न सिर्फ रास्ता दिखाया है बल्कि वो कर दिया है जो एक सप्ताह में भी नरेंद्र मोदी करने की हिम्मत नहीं कर पाए, शायद कर भी नहीं पाएंगे। मणिपुर उदाहरण है। इसके साथ ही इनके एक बड़े झूठ का पर्दाफाश भी शंकराचार्य कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या सिर्फ पाकिस्तान पर किसी भी तरीके का हमला कर देने से ही पीड़ितों को न्याय मिल जाएगा? मोदी सत्ता गोदी मीडिया के जरिए खाली माहौल ही बनाती रहेगी, या फिर कुछ निर्णायक होगा? भारतीय सैलानी थे, वहां एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं। सरकार ने पाकिस्तान के कई चैनलों को भारत में बैन कर दिया है, मगर सवाल यह है कि भारतीय गोदी मीडिया पर पाकिस्तानियों को बिठाकर जो हमारी सेना और हमारे देश को उल्टा सीधा बुलवाया जाता है, सीधे सीधे कहें तो गाली दिलवाया जाता है, अपनी टीआरपी के लिए गोदी मीडिया ये करता है, तो उस गोदी मीडिया पर बैन कब लगाएगी मोदी सरकार? भारत के लपटझंडिसों का चैनल कब रुकेगा? वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। टन से लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो इस क्यूआर कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी के खिलाफ 3 तरफा मोर्चा, 3 चेहरे, और तीनों ने नरेंद्र मोदी की राजनीति को एक्सपोज कर दिया है, उनकी कार्यशैली को एक्सपोज कर दिया है। ये तीनों चेहरे हिंदू हैं और 2 तो हिंदुत्व की राजनीति में बड़ा प्रभाव रखते हैं। तीनों नरेंद्र मोदी को सबक दे रहे हैं कि उन्हें पहलगाम हमले के बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले के 1 हफ्ते बाद भी ये तय नहीं कर पाए हैं कि क्या करने वाले और कैसे आतंकियों की गोलियों के शिकार हुए लोगों को न्याय दिलाएंगे। इस बीच नरेंद्र मोदी को पहला सबक फिल्म अभिनेता अतुल कुलकर्णी ने दिया है। कुलकर्णी पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले शायद पहले फिल्म अभिनेता होंगे। उन्हें अपने फिल्मों में विलेन का रोल निभाते हुए देखा होगा, कैरेक्टर रोल में देखा होगा, लेकिन असल जिंदगी में अतुल कुलकर्णी ने जो कर दिया नरेंद्र मोदी अब तक नहीं कर पाए। अतुल कुलकर्णी जम्मू कश्मीर पहुंचे और कहा कि जरूरत इस समय कश्मीर के साथ खड़े होने की है। इस हालात में कश्मीर को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता और देशवासियों को कश्मीर पहुंचना चाहिए, न सिर्फ वादियों का आनंद लेने के लिए बल्कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी। आतंकियों को यह जवाब देना पड़ेगा कि उनकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर भारतीयों का साहस खत्म नहीं होगा, अपने वतन के लिए मर मिटने का जज्बा खत्म नहीं होगा। और 1 हफ्ते बाद भी अगर नरेंद्र मोदी कश्मीर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस देश के चौकीदार नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री में साहस की कमी है। और हुजूर की चौकीदारी पर अब तो शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद ने भी सवाल उठा दिया है। शंकराचार्य सिंधु नदी का पानी रोकने के दावों पर भी मोदी सत्ता को घेर रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमने चौकीदार रखा हुआ है और हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसे पकड़े? सबसे पहले तो चौकीदार को ही पकड़ेंगे ना कि तुम कहां थे। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मतलब कि शंकराचार्य सीधे तौर पर मोदी की जवाबदेही की मांग कर रहे हैं और उनके मंत्रियों की जवाबदेही मांग रहे हैं, मगर जवाबदेही तय कौन करेगा? शंकराचार्य पूछ रहे हैं कि आतंकवादियों से कोई लड़ा ही नहीं, किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, वो आए, घटना को अंजाम दिया, हमारे लोगों को मारे और चुपचाप चले गए, कहीं पर उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। सवाल उठता है कि कहां है चौकीदार? और इसका मतलब यह भी है कि सिक्योरिटी फोर्स कहां थी, खुफिया एजेंसियां कहां थी? पाकिस्तान को सबक सिखाने के सवाल पर शंकराचार्य ने कहा कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे या नहीं, इतनी जल्दी आपको कैसे पता चल गया? ये बात घटना से पहले क्यों नहीं पता चली? बात तो सोचेबल है कि अगर घटना के तुरंत बाद आपको पता चल गया कि पाकिस्तान से आतंकी आए थे तो घटना से पहले आपको कोई भी गुप्त सूचना यानी इनपुट क्यों नहीं मिला? सिंधु जल संधि सस्पेंड करने पर शंकराचार्य ने मोदी की पोल खोलते हुए कहा कि भारत के पास नदी के पानी को रोक लेने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, और अगर आज भारत इस पर काम शुरू करे यानी पानी रोकने पर काम शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेंगे। वैसे कुछ एक्सपर्ट ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि कम से कम 50 साल भी लग सकते हैं, तब जाकर हम सिंधु का पानी रोक पाएंगे। सवाल यह है कि जो बात शंकराचार्य को समझ आ रही है, क्या देश की जनता को समझ नहीं आ रही? शंकराचार्य के साथ आरएसएस ने भी मोदी से राजधर्म निभाने को कह दिया है। मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी से कहा कि राजा अपनी प्रजा की रक्षा करे, अपना कर्तव्य निभाए। भारतीयों का स्वभाव अहिंसा का रहा है, मगर गुंडों को दंड देना भी
भारतीयों का धर्म है, राजा का धर्म है। और जब मोहन भागवत राजा के धर्म की बात करते हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की याद आती है। 2002 के गुजरात दंगे के समय अटल बिहारी वाजपेयी ने जनता के सामने कैमरे पर कहा था कि गुजरात के मुख्यमंत्री राजधर्म का पालन करें। और आज 2025 में 23 साल बाद मोहन भागवत नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि राजा अपने कर्तव्य का पालन करे, तो साफ हो जाता है कि नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं क्या, अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं क्या। इससे पहले पहलगाम हमले की अपनी पहली प्रतिक्रिया में मोहन भागवत ने कहा था कि देश शक्तिशाली है, यह दिखाने का समय आ गया है। भागवत के इस बयान पर वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने लिखा कि भागवत जी, आप सही कर रहे हैं, एकदम समय आ गया है जब देश को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ही चाहिए। इसमें आपको अगुवाई करना चाहिए। आपने ही कुछ साल पहले कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के स्वयंसेवक किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। इस बार भेजिए दीजिए अपनी सेना को सरहद पर। देश को भी तो पता चलना चाहिए ना कि संघ ने पिछले 100 साल में कैसे लड़ाकू तैयार किए हैं। सवाल यह है कि क्या भागवत की बातों का मोदी पर असर पड़ता है? अगर नहीं पड़ता तो मोदी नागपुर जाकर संघ मुख्यालय में मत्था नहीं टेकते। वैसे एक सवाल यह भी दिमाग में आ रहा है, अभी हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ लगा था। उस दौरान कुछ बाबा लोग थे जो दावा कर रहे थे कि इस बार ऐसा यज्ञ करेंगे, ऐसा हवन करेंगे कि पाकिस्तान इस धरती के नक्शे से मिट जाएगा, यानी पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। जरा ढूंढिए वो बाबा कौन था, पता लगाइए, तो मिलता है तो बताइएगा हमको भी, हम भी पूछेंगे, हे बाबा मंत्रवा भुला गए क्या? तो चलिए हम भी आपके साथ बैठते हैं हवन करने और मारिए धुआं ऐसा कि पाकिस्तान इस बार धुआं धुआं हो जाए। तो हम बात कर रहे थे भागवत की, तो नरेंद्र मोदी जाकर आरएसएस के मुख्यालय में मत्था टेकते हैं, इसलिए भागवत की बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की सिरफुटवल भी हो सकती है। 2002 का गुजरात दंगा नरेंद्र मोदी की जिंदगी का एक ऐसा चैप्टर है जिसने मोदी को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी इमेज को हिंदू हृदय सम्राट बना दिया गया या फिर प्रचार के माध्यम से बना दिया गया। ऐसी इमेज जो बदले में विश्वास रखता है और घर में घुस के मारता है, चाहे वो राजनीति हो या कुछ और। ऐसे में अब नरेंद्र मोदी को आतंकी हमले का बदला लेना है, मासूम भारतीयों के कत्ल का इंतकाम लेना है। तो अतुल कुलकर्णी, अविमुक्तेश्वरानंद और मोहन भागवत, ये वो तीन चेहरे हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इन तीनों ने नरेंद्र मोदी के सामने सवाल रखे हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। तो सवाल है कि क्या कश्मीरी प्रजा नहीं है? क्योंकि पूरे देश में कश्मीरियों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 सालों में कश्मीर में जो हासिल किया है उसको लुटाते जा रहे हैं। पहलगाम के बाद आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर आरोपियों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है। इसका मतलब है कि राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने में नाकाम है क्या? चंडीगढ़ में 22 साल की कश्मीरी छात्रा अरिबा के दोस्त को कैब से बाहर खींचकर अजनबियों ने धमकाया कि तुम कश्मीरी ही पहलगाम जैसे हमलों के लिए जिम्मेदार हो। उत्तराखंड में हिंदू रक्षा दल ने देहरादून में कश्मीरी छात्रों से राज्य छोड़ने या अंजाम भुगतने को कहा। सोशल मीडिया पर कश्मीरियों के खिलाफ नफरत बढ़ गई है। यूपी के प्रयागराज में कश्मीरी छात्रों को तुरंत मकाल खारी करने या हिंसक परिणामों का सामना करने की धमकियां मिली हैं। जम्मू में कश्मीरी मुस्लिमों के खिलाफ नफरती नारे लगे और छात्रों को पीटा गया। इन हमलों का मतलब है कि कश्मीर को लेकर मोदी सत्ता ने जो नैरेटिव चलाया था वो नैरेटिव पटरी से उतर रहा है। नया कश्मीर का वादा करने वाले मोदी के राज में कश्मीरी सुरक्षित नहीं है, बावजूद इसके कि पिछले सालों में कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और जब पहलगाम में हमला हुआ तो कश्मीरी सड़कों पर उतर आए। 1948 के बाद कहा जा रहा है कि यह पहली बार था जब पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीरियों ने इतने बड़े स्तर पर सड़क पे उतर के आवाज उठाई और कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तानी नहीं। आर्टिकल 370 खत्म करने और मिलिट्री के दम पर उपराज्यपाल के जरिए कश्मीर में शासन करने के बावजूद नरेंद्र मोदी के राज में कश्मीरी खुद को हिंदुस्तानी कह रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो मोदी सत्ता के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। मगर अभी तक नरेंद्र मोदी इतना साहस नहीं जुटा पाए कि वो पहलगाम जाकर पाकिस्तान को यह संदेश दे पाए कि चाहे कितने भी हमले कर लो, भारत के लोग डरे नहीं हैं और उनका प्रधानमंत्री हमले के तुरंत बाद पहलगाम आने में हिचकता नहीं है। और यह संदेश 140 करोड़ भारतीयों के लिए भी होगा जो अपनी जान की परवाह करते हुए कश्मीर का टिकट कैंसिल कर रहे हैं। अगर पहलगाम हमले के बाद पर्यटक कश्मीर जाना शुरू करते हैं तो मोदी सत्ता के लिए कश्मीर के दिल में जगह बनाना आसान हो जाएगा। मगर इसके लिए साहस की जरूरत है और पिछले 7-8 दिनों में जो कुछ हुआ है वो इस बात का सबूत है कि चौकीदार के पास साहस की कमी है और सत्ता के पाले हुए फ्रिंज एलिमेंट कश्मीरियों के मन में पैदा हुई भावनाओं को कुचल रहे हैं। क्योंकि कश्मीरी छात्रों पर हमले होंगे तो फिर दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, यूपी, बिहार से उनके घर संदेश जाएगा कि उनके बच्चे भारत में, अपने ही भारत में सुरक्षित नहीं है और इससे कश्मीर और भारत के बीच खाई और बढ़ेगी। सवाल यह है कि यह सब कैसे रुकेगा, कौन रोकेगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों और दलितों
की हत्या के मुद्दे पर भी गौरक्षकों को चेताया था, मगर गौरक्षकों का कांड यानी हत्याकांड बंद नहीं हुआ। दूसरी ओर हिंदू मुस्लिम की राजनीति नरेंद्र मोदी का पेट प्रोजेक्ट है। इसके बिना उनकी राजनीति 24 घंटे भी जिंदा नहीं रह सकती। और कश्मीरियों में तो ज्यादातर मुसलमान हैं। क्या नरेंद्र मोदी अपने नफरती चिंटुओं को जेल में डालेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों पर खड़े होकर कह रहे हैं कि दुनिया भारत के साथ है। यह अलग बात है कि चीन कह रहा है हम पाकिस्तान के साथ है, मगर ये नहीं बता रहे हुजूर ये बदला कब पूरा होगा और कब पहलगाम में मारे गए 26 से 28 लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी। सुब्रमण्यम स्वामी पाकिस्तान को 4 टुकड़े में करने की बात कर रहे हैं और आरटी सेल के छर्रे कर रहे हैं कि मोदी सत्ता ने झेलम में बहुत पानी छोड़ दिया है, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ का खतरा आ गया है। मगर इससे पहलगाम में मारे गए लोगों को न्याय मिलेगा क्या? वैसे सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान से युद्ध करके मारे गए लोगों को न्याय मिलेगा? जब तक उन जिम्मेदारों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता, उनका इस्तीफा नहीं लिया जाता, उन पर कार्रवाई नहीं होती जिनकी लापरवाही से ये सब कुछ हुआ है, जिनका काम था ऐसे हमलों को रोकना, अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या बदले की कार्रवाई पूरी मानी जाएगी और उन लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी जो बिना कुछ किए मारे गए? नरेंद्र मोदी को कुछ ठोस करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकारों के दौरान आतंकी हमले होने पर नरेंद्र मोदी खुलकर प्रधानमंत्री से सैन्य कार्रवाई की मांग करते थे। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, दोनों देशों के खिलाफ कांग्रेस को ललकारा करते थे। और अब नरेंद्र मोदी के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली तो ये कि पहलगाम में हमला हुआ तो किसकी जिम्मेदारी है? क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह और राजनाथ सिंह के खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों के पास गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय है। वैसे सवाल तो यह भी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल का क्या होगा? ये बताया जा रहा है कि 80 साल की उम्र है और सलाह क्या देते हैं? इतनी बड़ी घटना से पहले इनकी सलाह कहां थी? तो जिम्मेदारी दोनों मंत्रियों के साथ साथ इनकी भी बनती है और कुल मिलाजुलाकर प्रधानमंत्री की बनती है। सीधा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का इस्तीफा लेंगे? अगर नहीं तो फिर यह कैसे माना जाए कि कश्मीर में पहलगाम जैसा हमला रिपीट नहीं होगा, आतंकी हमला नहीं करेंगे और मासूम भारतीयों का खून नहीं बहेगा? क्योंकि न्याय तो तभी होगा ना जब सरकार की जिम्मेदारी तय होगी और देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों के खिलाफ भी एक्शन लिया। नहीं तो दुनिया यही कहेगी कि कुछ भी हो जाए मोदी अपने मंत्रियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते। और पिछले 11 सालों में मोदी सत्ता ने यही परंपरा तय की है कि चाहे कुछ भी हो जाए उनकी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। मगर इस बार तो 2 दर्जन से ज्यादा भारतीयों का मर्डर हुआ है और इसका इल्जाम पाकिस्तान पर है। मोदी को अपने मंत्रियों की जवाबदेही तय करने के साथ आतंकियों के खिलाफ एक्शन भी लेना है, क्योंकि पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ था और वो मिशन कहा जाता है कि पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। अभी भाजपा की सरकारों में जो लोग मंत्री हैं वही कहा करते थे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में 2 कौवा मरे थे। अगर आतंकियों को या पाकिस्तान को बालाकोट का डर होता तो कश्मीर में हमला नहीं करते। इसलिए सवाल उठता है कि अगर नरेंद्र मोदी पहलगाम का बदला लेंगे तो कैसे लेंगे? क्या बालाकोट वाला विकल्प चुनेंगे? क्योंकि मधुबनी में उन्होंने कहा था कि आतंकियों की बची हुई जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का टाइम आ गया है। अब जमीन को मिट्टी में कैसे मिलाया जाता है ये वक्त बताएगा। और रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सिंह ने कहा है कि बालाकोट से आतंकियों का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन मोदी सत्ता ने बालाकोट को भुनाकर 2019 का चुनाव तो जीत लिया। वर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम है। याद रखिए कि 14 फरवरी 2019 को दोपहर में पुलवामा हमला हुआ और उसी वक्त 40 जवान शहीद हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली थी। पुलवामा वो इलाका था जहां सबसे ज्यादा सिक्योरिटी फोर्स थी और विस्फोटकों से भरी एक कार कई दिनों तक बिना पकड़े घूमती रही। 2 जनवरी से 13 फरवरी के बीच 11 खुफिया अलर्ट थे जो सेना के काफिलों पर हमले की आशंका जता रहे थे। और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने तो 2023 में ही दावा किया था कि मोदी सत्ता ने सीआरपीएफ जवानों के लिए हवाई जहाज की मांग को ठुकरा दिया। कई महीने तक ये मांग होती रही, लेकिन मोदी सत्ता ने उन्हें जहाज नहीं दिया। उस मोदी सत्ता ने जो अपने लिए 8,000-8,500 करोड़ की जहाज खरीद के रखते हैं। इसके कारण सैनिकों को सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ी और ये हादसा हुआ। सत्यपाल मलिक ने यह भी दावा किया था कि मोदी ने इस घटना पर, इस चूक पर चुप रहने को कहा था और इसका दोष पाकिस्तान पर डालकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश। अब खुद से सवाल करिए कि क्या पहलगाम में सत्ता ने अपनी चूक नहीं मानी और क्या नरेंद्र मोदी इसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश नहीं करेंगे? अगर नहीं करना था तो घटना के तुरंत बाद बिहार जाने की क्या जरूरत थी? देश में और भी बहुत सारे इलाके थे, सबसे महत्वपूर्ण कश्मीर था जहां घटना हुई। वहां न जाकर बिहार जाना अपने आप में साबित करता है कि इसके नाम पर वोट जरूर मांगा जाएगा, राजनीति जरूर होगी। मोदी को पुलवामा की चूक का हिसाब भी देना है, क्योंकि 40 जवानों की शहादत को खूब भुनाया था चुनाव में। सही जवानों के ताबूत सीधे उनके घर नहीं भेजे गए बल्कि दिल्ली लाया गया। मोदी ने कैमरे के सामने उन्हें श्रद्धांजलि देकर भावनाओं को भड़काया, जिसका मकसद बीजेपी के लिए वोट का जुगाड़ करना था। सवाल यह है कि पुलवामा की चूक का जिम्मेदार कौन था? क्योंकि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस देवेंद्र सिंह का नाम भी जांच में सामने आया, जिसे 2020 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के साथ गिरफ्तार किया गया। 2001 के संसद हमले में दोषी अफजल गुरु ने भी देवेंद्र सिंह पर गंभीर
गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन देवेंद्र सिंह का क्या हुआ कोई नहीं जानता। पुलवामा भारत के लिए एक आपदा था, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए एक अवसर बन गया। इसने पाकिस्तान के खिलाफ जुबानी जंग के साथ राष्ट्रवादी लहर को भुनाने का अवसर दिया और इसी का अगला कदम था बालाकोट, जो 40 जवानों की मौत का बदला लेने के लिए अंजाम दिया गया था। और 2025 में मोदी एक बार फिर बदले की बात कर रहे हैं। दरअसल 26 फरवरी 2019 की सुबह भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के बालाकोट से हवाई हमला किया। निशाना जैसे मोहम्मद के ट्रेनिंग सेंटर में था और मोदी सत्ता ने इसे आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई करार दिया। दावा था कि इस हमले में बड़ी संख्या में जैश के आतंकवादी प्रशिक्षक और कमांडर मारे गए। मोदी सत्ता ने इस हमले को घर में घुसकर मारने की नीति बताया और मोदी को एक सख्त और निर्णायक नेता कहा गया। मोदी के इस एडवेंचर का जवाब अगली सुबह ही मिल गया, जब 27 फरवरी को पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के तहत जवाबी हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में 6 जगहों पर हवाई हमले किए। पाकिस्तानियों का दावा था कि इस हमलों का मकसद केवल अपनी जवाबी क्षमता दिखाना था। इसी हमले के जवाब में विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान नियंत्रण रेखा के पार उतर गए। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अभिनंदन की गिरफ्तारी से भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया। मोदी सत्ता ने तत्काल अभिनंदन की रिहाई की मांग की, जबकि पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत के तौर पर पेश किया। वैसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हाल फिलहाल में भी भारत का एक सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में आ गया है, जिसे अब तक पाकिस्तान ने छोड़ा नहीं है। बालाकोट की सफलता पर हमेशा से सवाल रहे हैं, मगर 2019 के लोकसभा चुनाव में इसने मोदी के पक्ष में माहौल बना दिया। विपक्ष हवा में उड़ गया। मोदी की इमेज एक सख्त नेता के तौर पर और मजबूत हुई। बीजेपी को 7% का वोट स्विंग मिला और पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने में इसने अहम भूमिका निभाई। और इसी नैरेटिव को बनाने में गोदी मीडिया की भूमिका सबसे ज्यादा थी। अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों के व्हाट्सएप चैट से कथित रूप से पता चला कि उन्हें बालाकोट हमले की पहले से जानकारी थी और अधिकांश पत्रकारों ने सरकारी दावों को बिना सवाल किए आगे बढ़ा दिया और टीवी की मुर्गा लड़ाई के जरिए सत्ता के पक्ष में माहौल बनाया गया। और इस चक्कर में गोदी मीडिया ने भारत और पाकिस्तान को परमाणु युद्ध के कगार पर लाके खड़ा कर दिया। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी परमाणु मिसाइलें तैयार कर ली थी, जबकि हकीकत यह थी कि बालाकोट ने भारत की मिलिट्री कमजोरियों को भी उजागर किया। लेकिन इसने एक खतरनाक परंपरा स्थापित कर दी कि भविष्य में अगर पाकिस्तान से जुड़ा कोई और हमला होता है तो भारतीय जनता एक और मजबूत जवाब की मांग करेगी, बालाकोट की तरह पाकिस्तान पर हमले की मांग करेगी। सवाल यह है कि क्या मोदी इसी जाल में फंस गए हैं? क्या उनके ऊपर अब बालाकोट से बड़ा हमला करने और पहलगाम का बदला लेने का दबाव है? इस बात से कौन इनकार कर सकता है? देखना यह है कि पहलगाम का बदला कब लिया जाता है, कैसे लिया जाता है और क्या सिर्फ पाकिस्तान पर हमला कर देने से बदला पूरा हो जाएगा बिना जिम्मेदार लोगों को सजा दिए? जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।